Hello everyone, welcome back for the video number 7 of unit number 2. This will be the last video of this unit, that is primary market and secondary market. Okay. Yes, clearing and settlement and redressal. What is clearing corporation? See, a clearing corporation is a part of an exchange or a separate entity to perform specific three functions, namely, it clear and settle all the transactions, that is, and delivering shares. It provides financial guarantee for all transactions executed on the exchange and provide risk मैनेजमेंट फंक्शन। क्या बोलना चाह रहा है? कहता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पार्ट ऑफ एक्सचेंज होता है या फिर हो सकता है एक सेपरेट एंटिटी हो। क्या काम करता है? तीन काम करता है सर। ये क्लियर करता है एंड सेटल करता है सारे ट्रांजेक्शन्स को स्पेसिफिकली, ठीक है। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डिलीवरिंग द शेयर्स फंड्स टू द बायर एंड सेलर इन द मार्केट। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी। ये फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है सारे ट्रांजेक्शन्स को जो भी एक्सचेंज पर हो रहे हैं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनी है which is a 100% subsidiary of NSE। NSE की 100% subsidiary, 100% subsidiary मतलब 100% stake नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है इस कंपनी के अंदर। परफॉर्म द रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन NSE। ये परफॉर्म करती है क्या रोल है इसका? जो भी ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो अपन ऊपर पढ़ रहे थे, जो तीन फंक्शन है, क्लियर करना, सेटल करना, मैं कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, वो सारे के सारे उसका क्लियरेंस करवाने का काम कौन करेगा यहाँ पे? ये कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSCCL। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है? कहते हैं अंडर रोलिंग सेटलमेंट ऑल ओपन पोजीशन और डिलीवरी दैट इज एन डेज लेटर। नॉर्मली एन डेज लेटर जो है 1 डे होता है, ठीक है। आज के टाइम में हम अगर बात करें, जब भी आप कोई ट्रेड करोगे, करंटली ट्रेड इन रोलिंग सेटलमेंट आर सेटल्ड इन T+1 डे बेसिस, ठीक है। जहां टी का मतलब है ट्रेड डेज, ठीक है। आपने आज ट्रेड किया, विद इन 1 वर्किंग डे उस ट्रेड का या तो पेमेंट आ जाएगा या वो डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। या तो का मतलब कैसे है? यहाँ पे बेसिक चीज क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर मैंने अगर मान लो कोई यूनिट्स परचेज करनी है, तो उस कंडीशन के अंदर मैं आज पे कर दूंगा, विद इन 1 वर्किंग डे मेरे पास में वो यूनिट्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगी, शो होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट नॉर्मली होगा सर, लेकिन यूनिट में परचेज करता हूँ वो तो उसी टाइम से दिखना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली दिखती है, आई नहीं होती, आने में उसे एक दिन लगेगा, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल, a trade executed on Monday is immediately settled by Tuesday, considering 1 working days from the trade date. The fund and security pay and payout are carried out on T+1 day basis, ठीक है। दो नई टर्म्स आ गई, व्हाट इज पे इन पे आउट, इसे हम समझते हैं अभी आगे। यस, व्हाट इज पे एंड पे आउट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पे इन डे इज द डे व्हेन द सिक्योरिटीज सोल्ड आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज। देखो, एक्सचेंज बैठा है सेंटर में, ठीक है। एक बायर है और एक सेलर है। इनिशियली बायर क्या देगा एक्सचेंज को? बायर कहेगा सर ये लो पैसे, और सेलर कहेगा सर ये लो यूनिट्स, मुझे बेचनी है, ठीक है। तो बायर से पैसा लेना है और सेलर से यूनिट्स लेनी है, ठीक है। तो जब आप एक्सचेंज हो, आप अपने आप को यहाँ पे एक्सचेंज मानो, एज एन एक्सचेंज आपके पास में पैसा आ रहा है, यूनिट्स आ रही हैं, दिस विल बी कॉल्ड पे इन डे, ठीक है। पे इन डे क्या बोल रहा है? इज द डे व्हेन द सिक्योरिटीज sold are delivered to exchange by the seller and funds for the security purchase are made available to the exchange by the buyer। buyer से यहाँ पे पैसा आ गया। now payout day is the day that security purchase are delivered to the buyer and the fund for the securities are sold are given to the seller by the exchange। अब इसका अपोजिट क्या बोल रहा है? जिस दिन इसका अपोजिट सिचुएशन क्रिएट होगी, भाई जब सेलर से यूनिट्स आ गई, यूनिट्स यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, पैसा इसके पास चला जाएगा, कौन करेगा? एक्सचेंज करेगा, ओके। अब इस कंडीशन में ये जो कहलाएगा, ये वाला तो पे इन डे कहलाएगा और ये वाला कहलाएगा पे आउट डे, ओके। एट प्रेजेंट द पे इन एंड पे आउट हैपन ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यस, तो पे इन डे एंड पे आउट डे, ठीक है। तो पे इन डे और पे आउट डे दोनों अपने समझा यहाँ पे, नॉर्मली एक दिन के अंदर अंदर ऐसा होता है। नाउ व्हाट इज एन ऑक्शन? ऑक्शन क्या होता है? इफ द सेलर fails to fulfill his delivery obligation and not deposit the delivery on pay in day। अगर मान लो यहां से पैसा आ गया और यहां से यूनिट्स नहीं आई, उस कंडीशन में क्या होगा? द बायर will not receive his shares within prescribed time। उस कंडीशन में विद इन पर्टिकुलर टाइम बायर को यूनिट्स नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। देन एक्सचेंज परचेज those short delivery shares to the online auction and give it to the buyer। ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू यहाँ पे
एक्सचेंज उसे खरीदेगा और बायर को देगा, क्योंकि बायर ने तो पैसा दे दिया है, उसे तो यूनिट्स चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्शन मार्केट के थ्रू ऐसा होगा और बायर को यूनिट्स प्रोवाइड की जाएगी। कौन करेगा ये काम? करेगा एक्सचेंज। ओके, यस। व्हाट इज बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट? ये क्या होती है? कहते हैं बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट हेल्प अ कंपनी डिटरमाइन एग्जैक्टली द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एज ऑन द गिवन डेट। सर मान लो कि कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करना चाहती है, ठीक है, या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, वो पहले से एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करती है, ठीक है। मान लो कि रिकॉर्ड डेट रखी गई 5 जनवरी 2025। बोला देखो 5 जनवरी 2025 अपन तारीख रख रहे हैं, ये हमारी रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, आने वाली डेट है, इसीलिए इसको ये पहले से डिक्लेयर होती है, इसलिए मैंने आगे की डेट ली है, ठीक है। 5 जनवरी 2025 ये डेट ली गई। अब ये जो रिकॉर्ड डेट है ये पहले से हमेशा अनाउंस की जाएगी। ओके, अब 5 जनवरी जब रिकॉर्ड डेट है हमारी, तो अब यह होगा क्या? 5 जनवरी के दिन जो भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे उस दिन, उन सबको बोनस शेयर या डिविडेंड जो भी डिक्लेयर किया जा रहा है वो मिलेगा। तो 5 जनवरी के दिन की डेट पे स्पेसिफिक चेक किया जाएगा कौन कौन शेयर होल्डर्स उस टाइम पे अवेलेबल है। जरा इस बारे में और क्लियर पढ़ते हैं। कहते हैं बुक क्लोजर रेफर्स टू द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ द नेम्स ऑफ इन्वेस्टर in record of a company. Company announce book closure date from time to time. The benefit of dividend, bonus issue, right issue accrue to the investor whose name appear in the company's record as on the given date, which is known as record date and is declared in advance. Very good. In advance. Is declared in advance by the company so that the buyer have enough time to buy the share. क्या बोलना चाह रहा है? वो पहले से बताएंगे, जैसे मैंने कहा ना 5 जनवरी बता दिया, तो एडवांस में बताया आपको ताकि आप बाय कर सको and get them registered in the books of the company and become entitled for the benefit of such bonus, right and dividend etc. आप पहले से अगर उसमें कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, राइट इश्यूज मिलेंगे, राइट शेयर्स मिलेंगे। विद द डिपॉजिटरीज नाउ इन प्लेस, क्योंकि अब डिपॉजिटरीज आ चुके हैं, पहले डिपॉजिट नहीं हुआ करते थे, पर डिपॉजिटरी हालांकि बहुत टाइम हो चुका है, डिपॉजिटरीज नाउ इन प्लेस, द बायर नीड नॉट सेंड शेयर फिजिकली टू द कंपनी। आपको अपनी डिटेल फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई नया प्रोसीजर नहीं है, बहुत साल हो चुके हैं, बट ये चीज है कि फिजिकली आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन। दिस इज टेकन केयर बाय द डिपॉजिटरी सिंस दे हैव रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली विद देम, उनके पास सारी डिटेल है कि उस दिन कौन आपके होल्डर्स ऑफ दैट ओनर्स ऑफ दैट शेयर्स वहां पर थे। होल्डर तो हमारे डिपॉजिटरीज हैं, जो ओनर है उसकी डिटेल, उसकी लिस्ट डिपॉजिटरीज के पास इलेक्ट्रॉनिकली पहले से अवेलेबल है, वही कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। ओके, हाँ जी। नाउ व्हाट इज नो डिलीवरी पीरियड? अब जरा समझना, ये जो 5 जनवरी 2025 अपन ने ऊपर डेट रखी है, ये रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। अब इससे लेके कुछ दिन तक चलेगा नो डिलीवरी पीरियड। ये क्या है? When a company announces a book closure or record date, the exchange set up a no delivery period for that security. During this period, only trading is permitted in the security. सिर्फ ट्रेडिंग चलेगी, ठीक है, डिलीवरी नहीं होगी। However, these traded are settled only after the no delivery period is over. This is done to ensure the investor's entitlement for the corporate benefit is clearly determined. 5 तारीख को अगर इसे पीरियड को कम करेंगे तो 2 3 4 दिन जो भी टाइम के लिए इसको रखा गया, इस टाइम पे क्या होगा? कोई भी डिलीवरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर कंपनी देखना चाहती है कि 5 तारीख को एक्चुअली में कौन लोग शेयर होल्डर हैं, बस उन्हें ही वो बोनस या डिविडेंड का बेनिफिट मिले, इसलिए ऐसा रख दिया जाता है। नाउ व्हाट इज एक्स डिविडेंड डेट? ये जो 5 जनवरी है, मैं मान रहा हूं ये इससे एक दिन पहले वाला भी वर्किंग डे ही है, 4 जनवरी, ठीक है। अब इस डेट के लिए अपन इसको पढ़ते हैं। कहता है द एक्स डिविडेंड डेट इज यूजुअली 1 बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। इन्वेस्टर्स हु परचेज स्टॉक on its ex-dividend date or after will not receive the next dividend payment. ये ex dividend date कह सकते हैं या रिकॉर्ड डेट की बात हो रही है। अगर मैं 4 जनवरी को शेयर खरीदूंगा तो मुझे डिलीवर होगा कब? एक दिन बाद, 1 वर्किंग डे है, ठीक है। तो एक दिन बाद अगर डिलीवर होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि सर आई एम नॉट एंटायर्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज मिली ही उस दिन है। तो 5 जनवरी के दिन सुबह के टाइम पे जो लोग भी शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा, तो इसीलिए एक दिन पहले तक इस चीज को माना जाता है, एक्स डिविडेंड डेट को माना जाता है। एक्स डिविडेंड डेट इज यूजुअली 1 बिजनेस डे बिफोर द इन्वेस्टर हु परचेज अ स्टॉक ऑन इट्स एक्स डिविडेंड डेट और आफ्टर विल नॉट रिसीव द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। अगर उसके बाद लोगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको परचेज करना है पहले करो, 3 तारीख को कर लो, 2 तारीख को कर लो, ठीक है। तो इसीलिए ये एक डिविडेंड डेट, एक्स डिविडेंड डेट यहाँ पे रखी गई है, ये स्पेसिफिक डिविडेंड से रिलेटेड, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर आप इसके बाद में परचेज करते हो। ओके,
Now, what recourses are available to investors, a client, for redressing his grievance? अब grievance से related हम पहले भी पढ़ के आए हैं, sports से related, ये अब उसके आगे चलते हैं अपन. You can lodge complaint with the investor grievance cells of exchange against the broker on certain trade disputes or non-receipt of the payment securities. IGC take up the complaint in respect of trade executed on the NSE. इसका specific काम है जो NSE के ऊपर जितने भी transactions होते हैं उससे related problems को check करना और बताना. अब यहाँ पे एक point आता है कि सर हमने वो SEBI scores वाला part पढ़ा था. तो वो क्या है सर, वो सेबी का बॉक्स पार्ट है ना, सेबी उसमें कंप्लेंट्स ले रहा है. तो अब ये एक्सचेंज ले रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर है, डिस्प्यूट है ब्रोकर्स के अगेंस्ट में, तो आप हमें हमारे पास भी रजिस्टर करा सकते हैं. नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन? ये इससे रिलेट ही कर रहा है. आर्बिट्रेशन इज द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज. ये आपको एनएससी प्रोवाइड कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है, ना कि सेबी. ठीक है, फॉर रिजोल्यूशन डिस्प्यूट बिटवीन द ट्रेडिंग मेंबर एंड देयर क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड डन ऑन द एक्सचेंज. अब प्रॉब्लम क्या है सर, एक ये भी है, एक ये भी है, दो दो क्या कर रहे हैं. अगर यहाँ पे आपकी नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम यहाँ आएंगे. ओके, इफ नो एग्रीबल सेटलमेंट कुड बी रीच्ड through the normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make an application for the reference to the arbitration under the bylaw of the concerned stock exchange. फिर यहाँ आके आप कंप्लेन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. That's it. This unit is completed here. Now we will start next unit. Okay, thank you.